एक ही चीज को मांग रहा है आज, तुम्हारे तीनों अध्यादेश लागू कर दो भले ही, परंतु हमारी एमएसपी वो मत छीनो। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। हमारे कृषि मंत्री ऐलान कर चुके हैं कि एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं हो सकती। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो किसानों का समर्थन मूल्य है, कृषि जिन्स वो पैदा कर लेता है, उसको पता नहीं। कृषि जिन्स ऐसे पैदा नहीं होती है कि आज शुरू हुआ कल उत्पादन हो जाएगा। वो 4-6 महीने पहले उसकी तैयारी करता है, उसके बीजारोपण करता है, वो सारा कुछ करता है। उस समय चाहे कुछ भी भाव हो, कुछ किस किस प्रकार के दर होते हैं, क्या होता है, और वो अनुमान लगाता है इस साल शायद ये चीज़ ठीक बिक सकती है। और जब तक उसकी फसल पक कर आती है तब परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी हो जाती है। और उन सब के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था हमारे देश में किसानों को बचाने के लिए, कृषि को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी कृषि जुआ है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। हमारी कृषि, हम कृषि के मामले में इतने आगे वाले नहीं है जो इस तरीके से बहुत बड़ा उत्पादन कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अभी भी हम परंपरागत खेती पर जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे से एमएसपी छीन लेना बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। हमारे बच्चे बहुत बेवकूफियां कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। हमें कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं, बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं। हमारे पेट का सवाल आ गया है। आज आप देख रहे होंगे जो किसानों का आरएसएस का संगठन है, जो इनका ऑर्गेनाइज है, जो इनका संगठन है, ये जिन संगठनों के ऑर्गेनाइजर हैं, भाजपा से संबंधित संगठन, मजदूरों का संगठन, वो आज विरोध में है। भारतीय किसान संघ विरोध कर रहा है। जो केवल इनके इशारों पर काम करता है वो विरोध कर रहा है। इसका मतलब मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। भारतीय किसान संघ से कभी हमें अपेक्षा नहीं। जैसे किसान यूनियन कांग्रेस के राज में हमारा भला नहीं सोच सकती, वैसे ही भारतीय किसान संघ सदैव उनके तलवे चाटने वाला संगठन कहा जाता है। आरएसएस का संगठन है, वही दीनदयाल उपाध्याय का संगठन है, वही हेडगेवार को मानने वाले लोगों का संगठन है। सारा उन लोगों का संगठन जो मंदिर की संगठन कर रहे हैं, वही लोग। रामचंद्र जी का मंदिर बनाने का जो संगठन है वही भारतीय किसान संघ है। वो विरोध कर रहा है, तो स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। सरकार के 3 अध्यादेश क्या, उस पर थोड़ी सी अपन बात कर ले। पहला अध्यादेश है अनिवार्य वस्तु का एक कोई अधिनियम बना 1955 में। इस देश में अनिवार्य वस्तुओं की समस्या हो जाती थी हर वक्त। ये 55 तो और भी पहले था। उसके बाद में भी हमने देखा है यहाँ खाने को लाले पड़ जाते थे। मैं जब बहुत छोटा था उस समय मैंने देखा कि बाजरी, गेहूं ये चीजें थी नहीं कहीं पर भी खाने के लिए। एक लाल लाल रंग का अनाज आया था अमेरिका से, उसको कहते थे रातड़िया। हमारी भाषा में पता नहीं उस अन्न का क्या नाम था, इंग्लिश में कोई नाम होगा क्योंकि वो हमारे यहाँ कभी पैदा नहीं होता। और वो सरकार ने दिलवाया, लोगों को बंटवाया थोड़ा बहुत, ताकि लोग जिंदा रह जाए उसको खा के। उसको खाया तो बहुत ज़्यादा खुजली की इनकी बीमारियां हो गई थी उस समय। तो ऐसी कंडीशन थी। तो ये तो मैंने देखा है। मैं थोड़ी सी समझ लो 70 के दशक में, 80 के दशक में ये मैंने देखा है। तो उससे पहले 1955 जो कि 60 का दशक है, 60 के दशक में हालत बहुत खराब थी। तो अनिवार्य वस्तु का अधिनियम 1955 में लाएगा, उस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है कि आवश्यक वस्तुओं का जो जमाखोरी है उसको इकट्ठा किया जा सकता है, उसकी कालाबाजारी भी की जा सकती है। उसको बड़े बड़े वेयर हाउसेज में, सरकार पहले तो हमें कहती थी कि किसानों के वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, भंडारण की क्षमता किसानों को दी जाएगी, किसान खुद अपना अनाज भंडारण करेंगे, सहकारिता से उनके भंडार बनेंगे। वो सब बंद। अब वेयर हाउसेज बहुत बड़े अडानी जी के, अंबानी जी के बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनेंगे। हमारे जो पहले से ये जो बने हुए हैं एफसीआई गोदाम,
वो भी उनके चले जाएंगे किराए पे, वो उनके हो जाएंगे। ऐसा है, ऐसा ही होना है। क्योंकि जब मंडियों में अनाज लिया नहीं जाएगा, समर्थन मूल्य पर खरीद, कह रहे हैं कि हम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, कब करोगे भैया? हमारे मूंग आ गए, कब खरीद कर रहे हो? कब घोषणा कर रहे हो हम टोकन कटवाएं? समर्थन मूल्य पर खरीद करोगे? क्यों मजाक बनाते हो? पहले भी नहीं खरीद पा रहे थे तुम, अब कैसे खरीदोगे? अब क्यों खरीदोगे? अब तो किसान को खुला कर रहे हो। किसान के ऊपर थोड़ी सी जो छाया थी वो भी हटा ली गई। जो छप्पर था हमारा कृषि मंडी, उसको भी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। कृषि मंडियां क्यों हुई? जिन्होंने भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा उनको पता है कि विशेषकर जैसे मारवाड़, हमारे राजस्थान में महाजनी पद्धति थी, साहूकारी पद्धति थी। महाजन, हमारे देश में महाजन किसे कहा गया? जो सबसे ज्यादा मिलावट करता था, कम तोलता था, बेचते वक्त कम तोलना, खरीदते वक्त ज्यादा तोल के ले लेना, हड़प लेना, वो महाजन। उसको साहूकार भी कहते थे हमारे देश में। तो मिलावट आराम से कर सकता है वो तो महाजन कहलाता है। श्रेष्ठ, सेठ, श्रेष्ठ व्यक्ति, ये तो हमारी धारणाएं है हमारे देश की। तो वो जो साहूकारी सिस्टम था, जिसके तोलने के बाट अलग थे, किसान का अनाज खरीदता था तो बड़े बड़े बाट होते थे उसके पास, वो लेके आता था और लगा के तोल देता था, और बेचना होता था तो अलग बाट काम आते थे। ये जो कपड़ा बेचना है तो मीटर का अलग नाप। तो सारी चीजों में जो कुछ था, उस साहूकारी सिस्टम को, उसका साहूकारी का जो लेन देन था, उसमें बहुत घोटाले थे। उसको खत्म करने के लिए हमारे यहाँ पर विपणन बोर्ड की व्यवस्था की गई, जिसके तहत हमारी कृषि मंडियां आ रही है। विपणन बोर्ड बने, कृषि मंडियां बनी, सपोर्ट प्राइस की सिस्टम हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आई। आज वो सारी चीजें निजीकरण के हवाले किया जा रहा है। किसान को ओपन कर दिया। अरे भाई मरवा दोगे तुम, ओपन क्यों? हम तो चाहते थे छप्पर की जगह कुछ अच्छा बनेगा, हमें कुछ अच्छी छाया मिलेगी। हमारे रखवाड़े आ गए, मोदी जी हमारी दुगनी आय करेंगे, तो ये तो कुछ करें। कह रहे हैं कांग्रेस भी ऐसा कर रही थी, कर रही होगी, क्यों नहीं कर रही थी? कहते हैं उसके तो कोई बिल फाड़ दिए गए किसी के द्वारा, परंतु कांग्रेस कर रही थी। तो कांग्रेस कौन सी अच्छी है? हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम वामपंथियों के साथ नहीं है। हमें हमारा पेट का सवाल है। आज जो आंदोलन हमें करना है, क्योंकि आरएसएस का संगठन भी हमारे साथ है, तो आज जो हमें करना है वो बीजेपी का विरोध नहीं है केवल, वो प्रचलित व्यवस्था के अंदर जो पूंजीपतियों के गुलाम राजनेता पैदा हो गए हैं और उनकी जो राजनीति चल रही है उसका विरोध होगा। कुमार विश्वास ने कह दिया कल कि आज भारतीय संसद उस दौर से गुजर रही है जब संसद में एक किसान नेता नहीं है। किसान नेताओं से विहीन संसद बताई है कुमार विश्वास ने। हो सकता है उसका कोई आकलन होगा उनका भी, वो भी कुछ समझते होंगे कि कभी जमाना था जब देवीलाल होते थे, कर्पूरी ठाकुर होते थे, जब चरण सिंह होते थे। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। सारे के सारे थोक में जीत के आ रहे हैं, पता नहीं कहां से जय श्री राम वाले जीत के आ गए सारे के सारे। 100% ये मामला है। तो बताओ अब हमारा मालिक कौन होगा? हमारे बच्चे कह रहे हैं राम मंदिर बन जाएगा, रामचंद्र जी का मंदिर बन जाएगा। अरे भाई हमारे मंदिर से पेट नहीं भरता, हम मंदिर मस्जिदों से खाने पीने वाले लोग नहीं है। हमारे आय का जरिया नहीं है मंदिर मस्जिद, ये किसी और की आय का जरिया हो सकता है। हमारे साथ तो मंदिर मस्जिद हमारा शोषण कर सकते हैं, हमारे शोषण के पर्याय रहे हैं सदियों से। तो हमें क्या करना है किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से हमें क्या लेना देना? पर हमारे बच्चों को हिंदुत्व की पता नहीं क्या क्या अफीम पिला दी गई, क्या क्या, कितना बेवकूफ। उनको गोबर गोमूत्र खाने पीने का कहे तो शहर से तैयार हो जाते हैं। अपने बाप को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। आज किसानों के बच्चे अपने बाप को कह रहे हैं ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मुल्ले हैं, कटवे हैं। जो सरकार के विरोध आंदोलन कर रहे हैं ये कटवे हैं, मुल्ले हैं। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ रहा है। कंगले हैं,
चमचे हैं। ये हमारे बच्चे कह रहे हैं आज, किसानों के और मजदूरों के बच्चों को पता नहीं क्या पिला दिया, क्या खिला दिया, रामचंद्र जी का मंदिर क्या बन रहा है। मामला पूरा गोल मोड़ हो गया हमारा। और ऐसी स्थिति में हमें सावधान होना है, जो जागरूक लोग हैं। कल हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस लेके आ रहे हैं। किसान से पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो हमारा माल लेंगे। अब पता नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट किन शर्तों पर होगा, कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। किसान के पक्ष में एक एक किसान से पर्टिकुलर होगा, और उसमें भी हम सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। एसडीएम और इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ अगर गड़बड़ होती है तो हम अपील करेंगे, करते रहेंगे आगे से आगे। ये सा चैनल बनाया है, वो भी धोखाधड़ी का मामला, सारा सब कुछ उसमें तो हमें बांधा जा सकता है, ऐसा लग रहा है। हमें बंधुआ मजदूर बनाएंगे। तीसरे में तो एमएसपी नहीं, मंडियां नहीं, सब कुछ मामला गड़बड़ गोलमाल कर रहे हैं। तीसरा और भी ज्यादा घातक है। तो ये तीनों देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, बाद में तीसरा लेके आ रहे हैं। तो ये अध्यादेश लाने की जरूरत, बिना मांगे लाए गए हैं। भला कर रहे हैं हमारा, हमसे चर्चा नहीं, हमसे चर्चा कर लेते, किसान संगठनों को विश्वास में ले लेते, किसानों को सारी बात बता देते। परंतु एक बहुत बड़ा जिद सवार है, बहुत बड़ी तानाशाही हमारे ऊपर सवार है सत्ता के नाम पर। ऐसा जिद और तानाशाही प्रजातंत्र की सत्ता में सुना नहीं कभी। जब से प्रजातंत्र की व्यवस्थाएं दुनिया में स्थापित हुई है, हाँ होते थे, कभी हिटलर होते थे, स्टालिन होते थे, माओ से होते थे, कभी चंगेज होते, तेमुरलंग भी होते थे, परंतु प्रजातांत्रिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में, हाँ मजबूत सरकार होनी चाहिए, बहुत मजबूत सरकार है हमारी, परंतु ऐसा जिद, बड़ा यूं लग रहा है कि हम प्रजातंत्र है ही नहीं हमारे यहां पर, और हम कर पाएंगे कुछ, ये भी डर लग रहा है। कल हम क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना का काल है। मुंह पर पट्टी रखो, 6 फीट की दूरी रखो, ये करो, चिल्लाओ नहीं, रेडियो नहीं लगाओ, ये नहीं करो, रैली निकालोगे तो पकड़े जाओगे, सारी बातें। तो सारा इस जो हो रहा है, क्योंकि संसद में जो बैठे लोग हैं वो हमें सड़क छाप बना रहे हैं। मित्रों, जब वो हमें सड़क छाप बना रहे हैं तो कल हम सड़क पर होंगे, हमें सड़क पर खड़ा हो जाना है। कोई हमारा संगठन आह्वान करे अथवा नहीं करे, हम किसी नेता के इंतजार में नहीं, हम अकेले सड़क पर खड़े हो सकते हैं, एक बैनर लेकर के कहीं पर भी। हमें कोरोना की उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कानूनी चीजों का। तो हमें जब सड़क छाप ही कर रहे हैं तो हमें सड़क पर होना है। कल यूं नहीं है कि हम छुप जाएं सारे लोग, और बहुत गंभीरता से इसे लेना है, और एक एक आदमी तक ये आवाज़ पहुंचनी है, और एक एक आदमी को हाँ मीडिया हमारा दुश्मन है तो पता चल गया होगा। मीडिया धोखे से भरा है, वो हमें नहीं दिखाएगा। हमारे साथ बहुत बड़े गड़बड़ हो रही है। मीडिया कुछ और बातें दिखाएगा, वो बताएगा कि पंजाब में थोड़ा बहुत असर देखा गया, हरियाणा में कुछ असर देखा गया, राजस्थान में बिल्कुल असर नहीं है, वहाँ ये असर नहीं है, दक्षिण में असर नहीं है। जबकि पहले से कर्नाटक में आंदोलन चल रहे हैं, पंजाब हरियाणा में तो बहुत तेजी से चल रहा है, इसे भी मीडिया दबा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो हमें ये जो कल महाशय हमें जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं उस पर हमें गंभीरता से विचार करना है, और कल बड़ी मजबूती के साथ हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। जितने ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें वो हमें करना है। जिन नेताओं के पीछे खूब घूम लिए हमें चाहिए वामपंथी कहेंगे, ये देखो तो हमारे बच्चे हमें पाकिस्तानी, कटवे, मुल्ले वामपंथी कहते हैं। वामपंथी कहते हैं तो पता नहीं वो कौन सी गाली देना चाहते हैं। वामपंथी का मतलब ही वो तो पाकिस्तानी मानते हैं एक तरह से। वामपंथी का मतलब ही मुसलमान मान लेते हैं, या कुछ और मान लेते हैं, चमचा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। वामपंथी होने का मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लें आप। वामपंथी उस व्यक्ति को कहते हैं
जो परंपरा के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि परंपराएं वंचित तबके को का शोषण करती है। जो भी परंपराएं, स्थापित परंपरा में जो मुख्य धारा के लोग होते हैं वो कमजोर तबकों का शोषण करते हैं, उनके साथ लूट खसोट करते हैं, धोखाधड़ियां करते हैं। तो कमजोर तबके की तरफ से जो कोई खड़ा होगा वो सदैव वामपंथी होगा। जो मजदूर की तरफ से खड़ा होगा, जो किसान की तरफ से खड़ा होगा, जो गांव की तरफ से खड़ा होगा, वो वामपंथी होगा, वो परंपरा का पोषक नहीं होगा। दक्षिणपंथी और वामपंथी दो है। दक्षिण का मतलब है दायां हाथ, मेरा उल्टा दिखाई दे। पंथ है, परंपरा है, पर परंपरा के विपरीत जो वाम बाएं हाथ का काम करता है कोई आदमी, वो उल्टा लगता है, वो परंपरा को एक तरह से तोड़ रहा है। तो वाम पंथ का मतलब है वो परंपरा के खिलाफ, परंपरा का पोषक नहीं होना। और परंपरा के पोषक सदैव वही लोग होते हैं जो स्थापित मुख्य धारा के लोग होते हैं। हम मुख्य धारा के लोग नहीं हैं, हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हम वंचित हैं। तो वंचित व्यक्ति सदैव वामपंथी होगा। हमारे बच्चों को समझा दो कि जो भी वंचित है वो वामपंथी होगा। जो मजदूर है, जो किसान है, जो भी पशुपालक है, जो भी इस तबके का व्यक्ति है, जो गांव का है, राजधानी से दूर का व्यक्ति है, वो वामपंथी होगा। वामपंथी का मतलब कोई मार्क्स के वामपंथ से नहीं है। वामपंथ का मतलब है परंपरा के खिलाफ। कबीर वामपंथी है, बुद्ध वामपंथी है, महावीर वामपंथी है, मोहम्मद वामपंथी है, जीसस वामपंथी है, कृष्ण वामपंथी है, ये सभी। हाँ, रामचंद्र जरूर दक्षिणपंथी है, वो आदर आज्ञाकारी व्यक्ति है। वामपंथी कभी आज्ञाकारी नहीं होता, वो अपने दिमाग से काम करता है, वो सोचता है, तर्क से बात करता है। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सब वामपंथियों ने किए हैं। वो चाहे मार्क्स को जानते, मार्क्स से पहले भी कबीर हो गए, मार्क्स से बहुत पहले बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, वो सभी लोग वामपंथी है, क्योंकि उन्होंने परंपराओं का विरोध किया। जो स्थापित परंपराएं हैं उनके जो खिलाफ में खड़े हुए वो सभी लोग वामपंथी हैं, वो सभी लोग कॉमरेड हैं। वो चाहे मार्क्सवादी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, भारतीय किसान सभा से रिलेटेड नहीं है, परंतु वो सभी वामपंथी है। तो वामपंथी होना कोई बुरी बात नहीं है। वामपंथी का मतलब वामपंथी पार्टियों का पक्षधर होना जरूरी नहीं है। वामपंथी का मतलब है स्थापित व्यवस्था के खिलाफ। तो हम स्थापित व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर के हमने एमएसपी प्राप्त किया, हमने मंडियां स्थापित की, सहकारिता का आंदोलन हुआ, विपणन बोर्ड बना, साहूकारी जो चंगुल थे, किसान साहूकारी के चंगुल में थे, मजदूर किसान ये सब साहूकारी ब्याज देते थे, साहूकारों के कॉन्ट्रैक्ट थे, साहूकार इनको बीज देता था और ये खेती करता था और सारा अनाज साहूकार ले लेता था। कैसे तोलता था, किसान को गिनती नहीं आती थी। किसान को उस समय गिनती नहीं आती थी बिल्कुल। तब ये मंडियां स्थापित की गई कि किसान को तो पता नहीं कौन सी चीज ला करके वो अनाज को ले जाता। अब आप जी तय जानो सा भाई, तेरा अनाज तो कम हुआ है, तेरे रुपये ज्यादा हैं हमारा, इसलिए ये तो इस बार तो उतरा नहीं तेरा। बरसात अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई, फिर भी तेरे ऊपर कर्ज रह गया। ये कह करके वो आपने ध्यान है, साहूकार है वो महाजन है, उसको पता है, वो पढ़ा लिखा है। ये बेचारा अनपढ़ ही नहीं, गिनती नहीं जानता था। मैंने देखा है, मेरे देखे ऐसे किसानों को मैंने देखा है जिन्होंने खेत अनाज बेचा भावते हुए कि एक बोरी के 9-20 रुपये मिलेंगे तुम्हें, तिल की बोरी 9-20 रुपये मिलेंगे। ऐसा हुआ तो 9-20 रुपये तिल की बोरी के मिलेंगे। तो उसने कहा कि मैं तो हिसाब जानता नहीं, एक बोरी पर 9-20 रख दो, इस बोरी पर इसके 9-20 रख दो, इस बोरी पर इसके रख दो, सारी बोरियों पर 9-20 रख दो और फिर बोरियां उठाते जाओ। ऐसे मैं हिसाब जानता नहीं, क्यों गिनती आती नहीं थी किसानों को। आज भी आप देखोगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको 1 से 100 तक की गिनती नहीं आती। तो जब गिनती भी नहीं आती थी, ऐसी हालत में विपणन बोर्ड की व्यवस्था की गई, सहकारिता की व्यवस्था की गई, किसानों को इस ठगी से निकालने के लिए। अब तो अडानी जी, अंबानी जी, पता नहीं कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
50 पेज होंगे, 100 पेज होंगे, पूरी बुकलेट होगी, हमसे कहेंगे साइन करो। आप तो हर पेज पे 2-2 जगह साइन करते जाओ। किसान तो वो साइन करेगा, कब पढ़ सकता है किसान? किसान पढ़े तो उसको 1 महीना लगे सारे बातों को पढ़ने का, उससे साइन करवाए जाएंगे। अब उसमें क्या शर्तें होगी, क्या नहीं होगी, क्या हमें पता नहीं है। हमारे बच्चों को कहते हैं विरोध, बच्चे कह रहे हैं विरोध मत करो, पता नहीं हमारा फायदा हो जाएगा, मोदी जी कर रहे हैं तो जरूर ठीक कर रहे हैं। जब मोदी जी खुद कर रहे हैं तो गलत कर ही नहीं सकते। ये वामपंथी है जो भड़का रहे हैं, ये कांग्रेस, ये चमचे हैं, ये कंगले हैं, वो हैं, कटवे हैं, मुल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है आज। मोदी जी कर रहे हैं तो जरूर सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी जो बातें तो हमें सोच समझकर काम करना है। कल कहीं भीड़ में मास्क वगैरह का, वो सारी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनको बेकार, इन लोगों को पता नहीं है किसान आंदोलन क्या है, क्या समस्या है, क्यों खड़े किए गए इनको, जबकि स्थितियां दूसरी है। हमारे यहाँ तो खरीफ की फसल, पूरे भारत में खरीफ की फसल मुख्य फसल है, वो उसकी कटाई का काम चल रहा है, और ऐसे वक्त में ही ये अपना धंधा कर रहे हैं। दूसरा, राजस्थान में तो पंचायत चुनाव और चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कौन किसको बेका कर लाएगा, कैसे लाएंगे? आदमी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। आदमी तो, किसी भी आदमी को कितने ही रुपए दो तो खेत में काम करने वाला आदमी कम पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे कर पाएंगे? फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगेंगे हजार तरह के। जो लोग भी शहरों में और नज़दीक हैं वो लोग प्रयास करें, और यही मेरा इतना ही अनुरोध था। मैं देख लेता हूँ आपकी तरफ से कोई बातें आई है तो उस पर चर्चा कर लूँ। प्रणाम, नमस्कार, राम राम सभी को। देखो, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं, जितनी चर्चा कर सकता था आपसे की है मैंने। अभी तक श्रमिक अध्यादेश आएगा, अविनाश जी परियार कह रहे हैं भैया आ गया, बताते हैं, आज ही अखबारों में बता रहे हैं आ गया है, और भी आ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भाई मूलाराम जी भादु सुरेना, मेरे को लगता है कि जिस तरह से एमएसपी खरीद में किसानों के साथ लूट हो रही है, उसी तरह इस अध्यादेश में लूट मचाई जाएगी, ज़्यादा लूट मचाई जाएगी। एमएसपी का थोड़ा डर था, इसकी वजह से हम भी फसल बो सकते थे। अब एमएसपी वाला तो कोई भरोसा नहीं दे रहे हैं, ये मुंह से कह रहे हैं, इनकी मुंह की हुई बातें, वो क्या करें अपन। पीएम कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, अविनाश जी कह रहे हैं और जारी कह तो रहे हैं मुंह से, तो इन अध्यादेशों में इसको नाम में लिख देते तो कि भाई एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएंगे ये लोग। ये इतना ही तो करना था। एमएसपी कोई बहुत ज्यादा नहीं है आपकी, आप झूठी बता रहे हो बहुत ज्यादा चीजें कि लागत इतनी है, एमएसपी लागत से दुगुनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एमएसपी लागत से दुगुनी है तो आपके जो अनुसंधान के अंदर है, आपके जो कृषि विज्ञान के अंदर है, उन पे क्या लागत पड़ रही है आपके अनाजों की, जो आप खेती कर रहे हैं, सरकार जो खेतियां करवा रही है उसकी लागत क्या है? जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वैज्ञानिकों की सैलरी को मत जोड़ना भले ही, आप तो केवल लागत बताना ना, वहाँ मजदूर की, वहाँ के ट्रैक्टर के डीजल की, वहाँ जो भी यंत्र लगा रखे हैं आपने, जो पेस्टिसाइड काम लिया, जो फर्टिलाइजर काम लिया, उस सब की आप लागत जोड़ के बता देना कि वहाँ लागत कितनी पड़ रही है। हमारे ऊपर यहाँ लागत बता रहे हैं लागत 900 है, हम 1800 दे रहे हैं एमएसपी। ये लागत पता नहीं कहाँ से तय करके ला रहे हैं ये लोग। एमएसपी जारी रहेगी तो एमएसपी यहाँ कर दें आप तो, और एमएसपी को प्रतिवर्ष साल में 2 बार बढ़ा दें। जैसे डीए बढ़ाया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के अनुपात में उसको बढ़ाना शुरू कर दें, एमएसपी कर दें। आंदोलन खत्म है हमारा लगभग। क्या है हमारे आंदोलन में? वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे जब बच्चे बिगड़ गए तो हम क्या करेंगे। हमारे बच्चों की तो हालत बहुत खराब हो रखी है, वो तो किसानों के बजाय जय श्री राम में लगे हुए हैं सारे। भाई जोगिंदर जी सब्रवाल, सम्मानित नानिया साहब, ये बातें आज तक किसान पुत्रों की भी समझ में नहीं आई। सबसे ज़्यादा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना के संगठन किसान पुत्र ही चला रहे हैं। हाँ चला रहे हैं वो तो। भाई ये सब्रवाल जी कह रहे हैं 15 लाख विदेशों से काला धन और 20,000 करोड़ के पैकेज। हाँ तो वो एमएसपी में भी ऐसा ही लग रहा है। ये फिर कह देंगे कि तो जुमला था, उस समय आंदोलन को शांत करने के लिए हमने कहा था।
नहीं तो किसान आंदोलन कर देते, हम कृषि सुधार कर रहे थे, किसानों का भला कर रहे थे। भाई महेंद्र जी कह रहे हैं कि किसान से 5 रुपये में खरीदा गया ताज़ा भुट्टा माल सिर्फ 82 रुपये में बिकता है। निजीकरण को परिभाषित करने के समझने में इस वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, परंतु जब ये इतनी खुली छूट देंगे स्टॉक करने की, स्टॉक लिमिट बढ़ती है तो हमारे अनाज के भाव बढ़ते हैं, हम मानते हैं, परंतु तो स्टॉक लिमिट पूरी तरह से खोल रहे हैं, और पूरी तरह से खोल रहे हैं तो खरीदने वाला हमसे महंगे नहीं खरीदेगा, वो भाव नीचे रखेगा। और जब बड़े बड़े लोगों का सारा मामला उनके लिए किया जा रहा है, सारा अपन जानते हैं, ये तो सारी चीज़ें हमारे लिए कौन कर रहा है। प्रकाश जी बेरड़ कह रहे हैं किसी भी सरकार को इतना बहुमत नहीं देना चाहिए, ये भी कोई तोल नाप नहीं हो सकता कि किसको कितना चला जाएगा। ये बहुमत कहाँ, यहाँ से कई राज्यों से तो पूरी की पूरी सीटें चली गई, कई राज्यों से कुछ और आया, पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा देश है, विविधताओं वाला देश है, तो कैसे पता चले कि किसके पास कितना चला जाएगा बहुमत। हवा सिंह जी सारण, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ। हाँ, एक जागरूक नागरिक हूँ। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो नए किसान बने हैं, खेत में कभी गए नहीं और नारा लगा कर बोल रहे हैं किसान हित का बिल है। वो कह रहे हैं किसान की कैसी औलाद पैदा हो गई, बाप परेशान, जमीनें आगे आगे बिना मूल्य की बिक जाएगी, तब बैठ के रोना। हवा सिंह जी ने बहुत मजबूती के साथ अपना कमेंट किया है, किसानों को ख़त्म करने का नया खेल शुरू हो रहा है। हाँ साथियों, अगर समझ जाए तो ठीक है। और अब क्या है कि कुछ हमारे बच्चे और पता नहीं क्या क्या हमारे कुछ नेताओं के अनुयायी वो कह रहे हैं हमारे करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी की मानने वाले नहीं है, तो हम क्यों करें। अरे भैया, आज दुनिया देख रही है। हाँ, उनका जिद हम जानते हैं कि बहुत बड़ा जिद है, बहुत मजबूत आदमी है, पलटने वाले नहीं है आसानी से, परंतु हमें भी हमारे जिंदे होने का सबूत तो देना पड़ेगा। हम डर जाएंगे उनकी जिद के आगे तो कैसे बैठेगा। इतने नाकारा, इतने नपुंसक हम हो जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी। प्रजातंत्र में तुम्हें सुविधा थी कि तुम प्रजातांत्रिक तरीकों से आंदोलन करते और तुमने नहीं किया, ये हमारे ऊपर लानत होगी उस समय। महेंद्र सिंह जी पूनिया घासीपुरा से कह रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को ठीक ढंग से लिया। कृष्ण गोपाल जी, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम सभी को। भाई टीकम सियाग सोइंत्रा, हिमाचल का सेव 20 में खरीदने पर 60 में मंडी में बेचते हैं, फिर वो 100-120 में पड़ता है। मोदी जी इसी दलाल को ख़त्म कर रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। ओहो, जिसका विरोध हो रहा है क्योंकि नेताओं को किसानों की नई वोट बैंक की पड़ी है। अरे वाह भाई वाह। तो मोदी जी किसान संगठनों को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे भाई सियाग साहब। किसान संगठनों को भरोसे में लेते, संसद में चर्चा लेते, करवा लेते, अध्यादेश क्यों लाते। ऐसे सौ शराबे में बिल पास क्यों करते। ये क्या है, इतनी क्या जिद पड़ी है कि टीकम सियाग को के ऊपर मेहरबानी कर देंगे, इनको गिफ्ट दे के रहेंगे। गिफ्ट लेना नहीं चाहते टीकम सियाग, ये कुछ एक आप जैसे लोग होंगे जो इस बेहूदी बातों में आ गए हों। आरएसएस का संगठन, किसान संगठन जो जय श्री राम के नारे लगाता है, जो रोज वंदे मातरम के नाम से नेकर पेर के घूमता है, वो खिलाफ हो गया है। और तो पता नहीं तुम्हें कहां से सिखा दिया जाता, कहां से टेप रिकॉर्ड करके तुम्हें कैसेट पकड़ा दी जाती है, यही बोलना। रिकॉर्डेड कैसेट की तरह बोल रहे हो आप। समझने जैसी बात है। जब किसान संघ, भारतीय किसान संघ खिलाफ है और पता नहीं तुम्हें कैसे भर देते हैं। मुड़ाराम जी कह रहे हैं नेता को वोट चाहिए और कुछ। हरी ताकन, फिर जबरदस्ती क्यों, किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे। हाँ, टीकम जी का जवाब दे दिया हरी जी ठाकन ने। फिर जबरदस्ती क्यों है।
क्यों नहीं चर्चा कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे? किसानों को फायदा है तो किसानों को तो क्यों नहीं बता रहे? कम से कम भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को तो समझा के भेजते। ये टिकम जी सी आपको भेजा है समझा के क्या, इनको तो कुछ भर दिया। वो जो उनकी जो आईटी सेल फेंक रही है कचरा तरह तरह का, मैं देख रहा हूं, वो कचरा इनके बड़ा पसंद आता है इनको, वो उनके ही ये अनुयायी है। हमारी इस टाइमलाइन पे तो पता नहीं कैसे ये लोग आ जाते हैं। प्रकाश जी बेरड़, मुझे तो आजकल अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम डेमोक्रेसी में है या कारपोरेटोक्रेसी में है। हाँ, कारपोरेट का तो देखो, हमारा प्रजातंत्र कारपोरेट के कब्जे में, पूंजीपति चुनाव लड़वाते हैं हमारे नेताओं को, इसलिए हमारे यहाँ किसान नेता या ये वो मजदूर नेता सारे दलित चिंतक पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पर वो सारे के सारे पहले वहाँ से उनको पेमेंट मिल जाता है, पैसे वहाँ से लाते हैं, इसलिए उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। हम यहाँ रोते रहते हैं रोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चुनावों में जो इतना खर्चा हो रहा है, ये तय है कि ये पूंजीपतियों का धन आ रहा है हमारे यहाँ पर। ये जो शराबें आ रही है, ये जो पैसा फेंका जा रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आजकल एमपी एमएलए के चुनाव में, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है। तो उनकी गोद में बैठेंगे, हमारी नहीं सुनने वाले वो लोग। वो जरूर होंगे किसानों के बेटे, परंतु वो व्यापार कर रहे हैं, वो एक खेती कर रहे हैं हमारे नाम से ऐसी। शिवकुंड जी भाकल, तो फिर मोदी जी एमएसपी कानून क्यों नहीं बनते? इतनी किसान हितैषी है तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे दिया है भाई सिया को। अनपढ़ सिर चढ़ के बोल रही हैं, डोग्याल था, जाट डोग्याल, तो काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। सर हमारे बच्चे इनकी हाँ में हाँ मिला रहे, राकेश जी कोकर कह रहे हैं, इनके जयकारे और किसानों का विरोध कर रहे हैं। हाजी क्या इनको कभी अकल आएगी? बड़ा मुश्किल मामला, पता नहीं कितना गोबर भर रखा है। केवल जाकड़ आदरणीय शिवनारायण जी, किसान पुत्र तो जयकारा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम, गौ माता, ये जयकारों में रोजगार तलाश रहे हैं। अब जयकारों में तो रोजगार कुछ नहीं होगा, बाप की जमीन खराब कर दोगे, बिकवा के रहोगे, यही होगा। हरी थाकन कह रहे हैं दोनों मत से क्यों पास करवा दिया? इतनी क्या जिद है? एक भी सांसद विरोध करे तो वोट होता है, वो क्यों नहीं किया? फिर दाल काली तो है, अब पूरी दाल ही काली लग रही है, दाल में काला भी नहीं है यहाँ तो। जाट देवेंद्र जी डोग्याल कह रहे हैं किसानों के बेटे मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, उसके बाप दादे मोदी के खिलाफ डंडे खा रहे हैं, ये हालत है आज। तो सारी चर्चा अपन सभी कमेंट पर कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आपको मेरा YouTube चैनल भी देख लेना चाहिए, उस पर सारे वीडियो मैं डाल रहा हूँ ताकि उनको आप लिंक से शेयर कर सकें। इस पोस्ट को भी जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करेंगे, आपको अच्छी लगी मुझे लग रहा है, और आप करेंगे ज़रूर, इसको बढ़ाएंगे। इसका प्रसारण सुबह तक बहुत अच्छा बढ़ जाना चाहिए, ये काम करेगा अपना। हाँ भाई, हरिजीत ताकन के जो चंदा देगा वो उसका तो फायदा देना पड़ेगा, चुनाव से पहले फिक्स हो जाता। हाँ, सारा सब कुछ हो रहा है। बहुत जैसे राज्यसभा के चुनाव में सारे सूटकेस आते हैं इनके नेताओं के, एमएलए के, बड़े मामले गड़बड़ है। सारा पूंजीपतियों के, प्रजातंत्र पूंजीपतियों की गिरफ्त में जाता जा रहा है धीरे धीरे। तो ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, आपने बहुत अच्छा सुना, और आप इसे अपेक्षा है कि शेयर करेंगे, ऐसी जगह पर शेयर करेंगे। बड़े बड़े ग्रुप हैं कई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन पे शेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये मामला प्रसारण बढ़ेगा इसका। निजीकरण पर तो महिलाएं चुप है, वो अब अपने शोषण के लिए तैयार रहें। राजेंद्र जी सिंह बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं सर जी। हाँ, दौर बहुत बुरा है। राम स्वरूप, कल सही किसान साथ होंगे क्या? किसानों को एक होना होगा भाई। हुसैन किरडोली, जाट देवेंद्र डोग्याल, जाट बाप की जमीन हड़पने वाला है मोदी, लेकिन जयकारे दो मोदी के। ये तो जयकारे क्या, ये तो कह रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और मोदी जी कर रहे हैं तो गलत कर ही नहीं सकते। ये इनके पता नहीं क्या फिक्स हो गया है, अपने बाप से ज्यादा भरोसा मोदी जी पर है आज। ये हालत है हमारे बच्चों की। तो
हाँ भाई चिमन भाई कल कालेरा कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय वाली इमरजेंसी से भी खतरनाक है, जनता को कोरोना के बहाने पर घर में कैद कर दिया और नए नए कानून थोप रहे हैं। बहुत खतरनाक है ये तो, प्रजातंत्र में संभव ही नहीं लगा कभी भी ऐसा कुछ होएगा, ऐसे दिन देखने मिलेंगे। इंदिरा गांधी के सामने भी बहुत खड़े होने कौन देता है, विपक्ष वालों को होना नहीं देता, और पक्ष वाले जितने भी जीते हुए हैं वो बिल्कुल बोल नहीं पा सकते। मोदी जी के मामले में बिल्कुल एक भी एमपी, गठबंधन का एक भी एमपी नहीं बोल पाएगा, ये तय हो गया। वो तो कह रहे हैं मोदी जी की वजह से जीते हुए लोग हैं सभी, जैसे हमारे ये बच्चे कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं सारे के सारे। भाई प्रभु जी सोनी कह रहे हैं आपका हम सम्मान करते हैं, आपकी कई बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी लगती है तो प्रभु जी साहित्य हमारे व्याख्याता ही होंगे ये तो। हाँ। राजेंद्र सिंह ये इनका राष्ट्रवाद है, हाँ राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के नाम पे पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये लोग। तो हम बहुत दुखद दौर से गुजर रहे हैं मित्रों, सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा और बातों को ठीक संग से सुनना होगा। मीडिया के पर ऊपरी अब हमारी सेंसरशिप होनी चाहिए, अब हम दिमाग से काम करेंगे, हमारे दिमाग की सेंसरशिप मीडिया पर चालू होनी चाहिए, तब जाकर के हम बच पाएंगे यहाँ पर, बाकी हमारे ऊपर बहुत खतरा है। टीकम जी सियाग भी जय किसान बोल रहे हैं। ठीक है, तो आखिर में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, विदा लेता हूं। और शेयर करना मत भूलना और यूट्यूब चैनल को भी देखना। ये इतना ही कहकर मैं मेरा ये आज का सत्र समाप्त करता हूं। मैं थोड़ा ठीक नहीं महसूस कर रहा था, फिर भी तबीयत ठीक है, आप लोगों का अच्छा सहयोग मिल गया और शायद आज नेटवर्क भी ठीक चला ऐसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।